आप सभी का आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्थ डेस्क में स्वागत है। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के कृषि विज्ञान के प्रथम चैप्टर मृदा विज्ञान के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमारा हिम्मत और हौसला बने रहे और आपके सहारे ही हम हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज मृदा जैव पदार्थ के बारे में बात करेंगे। आखिर जैव पदार्थ क्या है, जैव पदार्थ के संरक्षण, भूमि में जैव पदार्थ का वितरण कैसे करें तथा जैव पदार्थ का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मृदा क्या होता है, मिट्टी क्या होती है। तो मृदा के बारे में सिंपल सा एक परिभाषा है कि जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर दिखाई देने वाला परत है वह मिट्टी होता है, वह मृदा होता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक परिभाषा से समझें तो मृदा पृथ्वी की वह ऊपरी सतह है जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपक्षय के उपरांत चट्टानों के सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिसमें जल, वायु, खनिज पदार्थ एवं जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात दोस्तों, वह परत जिसमें कि जैव पदार्थ, जल, वायु, हवा सब मिलकर बने हों, जिसमें कि हम सिंपली से कहें कि जिसमें हम खेती कर सकें, जिसमें हम उपजा सके किसी चीज को, वह मृदा कहलाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है मृदा जैव पदार्थ। आखिर मृदा जैव पदार्थ क्या होता है, यह भी समझना बिल्कुल आसान है। जैव अर्थात जीव। जब कोई जीव मरकर, सड़कर भूमि में मिल जाता है, या फिर कोई पौधा है वह गिरकर भूमि में मिलकर सड़ जाता है, उसी पदार्थ को हम जैव पदार्थ कहते हैं। यानी पौधों तथा अन्य जीवधारियों के उस अंग को जो कि सड़ने के बाद भूमि में मिल जाता है, उसे हम जैव पदार्थ कहते हैं। पौधों के जीवन के लिए भूमि में जैव पदार्थ होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह भूमि की दशा सुधारने और उसमें नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही यह पौधों में पोषक तत्व भी देता है। जैव पदार्थ सड़ने के पश्चात पौधों के काम आता है। अर्थात भूमि में ऐसे अनेक रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं जो जैव पदार्थ को सड़ाकर उसे काली मिट्टी में बदल देते हैं, काली शक्ल में बदल देते हैं। जैव पदार्थ के इसी काले परिवर्तन को ह्यूमस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी जैव पदार्थ काली शक्ल में बदल जाए तो उस परिवर्तन को हम ह्यूमस कहते हैं। इसे जैव पदार्थ इसलिए भी कहा जाता है कि जैव पदार्थ का विभिन्न परिवर्तन रासायनिक ढंग से नहीं होता, बल्कि यह सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव द्वारा ही इसे जैव प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है इस भूमि को। इसीलिए जैव पदार्थ का भूमि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करेंगे भूमि में जैव पदार्थ का वितरण। अगर दोस्तों भूमि में जैव वितरण की बात करें तो भूमि के लेयर के हिसाब से भूमि में जैव पदार्थ सबसे ज़्यादा ऊपरी परत में पाया जाता है, जिसे हम ए स्तर कहते हैं। उस परत में सबसे ज़्यादा जैव पदार्थ पाए जाते हैं। इस स्तर में पेड़ पौधे, पत्तियां, तने और जड़ें एकत्रित होती हैं। विभिन्न मिट्टियों में इस स्तर पे मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। अगर बात करें तो इन सभी स्तर को 4 खंडों में बांटा गया है। A00 खंड में इसमें पेड़ पौधों के बिना सड़ी पत्तियां और कूड़ा करकट आदि होता है। A0 लेयर में इसमें केवल अर्ध सड़ा जैविक पदार्थ पाया जाता है, जो कि आधा ही सड़ा होता है इस लेयर में। और A1 में
खनिज पदार्थों की कमी होती है, लेकिन इस खंड में जैव पदार्थ के कारण मिट्टी का रंग काला हो जाता है, जिसे कि ह्यूमस कहते हैं। हमने अभी आगे बताया कि जो काला हो जाता है शक्ल में, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और आखिरी हमारा खंड है A2 खंड, जिसमें कि जैव पदार्थ बहुत ही न्यून मात्रा में पाया जाता है। यह सबसे निचला परत होता है। तो इस प्रकार पौधों में वितरण होता है जैव पदार्थ का, और इन्हीं मृदा को सूक्ष्म जीव द्वारा अलग अलग नाइट्रेट की शक्ल में बदल दिया जाता है, जिसका कि उपयोग हमारे पौधे करते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं मृदा जैव पदार्थ का संरक्षण। संरक्षण अर्थात किसी भी चीज को बचाना। हम मृदा जैव पदार्थ को बचाएंगे कैसे? तो उसके लिए निम्न उपाय हैं। पहला, गोबर तथा कंपोस्ट की खाद खेत में डालना। जी हाँ, गोबर और कंपोस्ट की खाद को हम खेत में डालकर उसमें मृदा जैव पदार्थ को बचा सकते हैं। जैसे फसलों की कटाई करने के बाद खेत को मिट्टी पलट हर से जोत देना चाहिए, और उसके बाद गोबर और कंपोस्ट की खाद मिलाकर उसमें छोड़ देना चाहिए। और जहाँ गोबर और कंपोस्ट की खाद उपयोग में ना ला सके, उपलब्ध न हो, वहाँ वर्ष भर में एक बार हरी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दूसरा, गहरी जुताई करना। धान और ज्वार, गेहूं आदि की कटाई के बाद हमें पंजाब हल ट्रैक्टर से बहुत ही अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देना चाहिए, ताकि फसल की टूंड जो जड़ होती है वो मिट्टी में जाकर दब जाए और सड़ गल कर अच्छी तरह जैविक पदार्थ बने। तीसरा है खेतों की मेड़बंदी करना। खेतों की मेड़बंदी करने से भी हम जैव पदार्थ का संरक्षण कर पाते हैं। अगर खेतों के चारों तरफ मजबूत मेड़बंदी कर दी जाए ताकि वर्षा का पानी उसी में रहे, तो वर्षा के पानी के साथ ही जैव पदार्थ के अंश जो होते हैं वो खेतों से बहकर बाहर नहीं जाते हैं। चौथा, जल निकास की व्यवस्था। खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बहुत समय तक जल भरा न रहे और जैव पदार्थ रिस कर नीचे न जाए। और पांचवा है जो मुख्य है, सिंचाई। खेतों में सिंचाई करते रहने से जैव पदार्थ बने रहते हैं। खेत में जैव पदार्थ को संचित रखने के लिए हल्की सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। अगले हेडिंग में हम बात करते हैं जैव पदार्थ का मिट्टी पर प्रभाव, कि किस प्रकार हमारा जैविक पदार्थ मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूमि में जैव पदार्थ का अनेक प्रभाव पड़ता है, अनेक परिवर्तन भी होते हैं, जिसमें हमारा पहला परिवर्तन है कि जैव पदार्थ का अपेक्षित घनत्व भूमि की अपेक्षा कम होता है। अतः जिस भूमि में जैव पदार्थ मिलाया जाता है उसका अपेक्षित घनत्व भी कम हो जाता है, अर्थात जैव पदार्थ भूमि में मिल जाने से भूमि हल्की हो जाती है, और भूमि हल्की हो जाने के कारण इसमें सिंचाई और वायु का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरह होता है, जिससे पौधे उपजाऊ होते हैं। अगला हमारा कारण है प्रभाव जो पड़ता है वो है जैव पदार्थ भूमि को काला रंग प्रदान कर देते हैं, जो कि मृदा में ताप सोखने की शक्ति को बढ़ाता है तथा मृदा को उपजाऊ बनाता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जैव पदार्थ मिट्टी को काली रंग में बदल देते हैं, जिसे कि ह्यूमस कहते हैं, और काला रंग होने के कारण ताप सोखने की क्षमता इसमें अधिक हो जाती है। तीसरा हमारा प्रभाव जो पड़ता है वो है जैव पदार्थ में अपने अंदर पानी रोकने की क्षमता होती है। अतः जिस भूमि में जैव पदार्थ मिलाया जाता है उसमें पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है, अतः उसमें नमी बना रहता है। जब जैव पदार्थ पानी सोखते हैं तो उस भूमि में नमी अच्छी तरह बनी होती है। चौथा हमारा है कि जैव पदार्थ वाली भूमि फसलों को पाले पड़ने का भय नहीं रहता। अब सिंचाई करने से जो भूमि में नमी रहती है उस कारण फसलों को पाला मारने का भय भी नहीं रहता है। अगला है चिकनी मिट्टी में जैव पदार्थ मिलाने पर उसकी चिकनाहट कम हो जाती है और उसमें पानी का निकास अच्छा हो जाता है। इस प्रकार जैव पदार्थ मिलाने पर
चिकनी मिट्टी में खेती करना अधिक उपयोगी होता है। आगे हमारा है कि जैव पदार्थ के कारण भूमि में कणिकायन बढ़ता रहता है। अगला हमारा जो प्रभाव है वो है बलुई मिट्टी पर। तो बलुई भूमि में जैव पदार्थ मिलाने पर उसमें चिकनाहट का अंश आ जाता है और वह भूमि कृषि योग्य हो जाती है। तो इस प्रकार यह कुछ जैव पदार्थ के प्रभाव हैं जो भूमि पर पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ऊसर भूमि के बारे में, भूमि के विभिन्न प्रकार के बारे में कि किस प्रकार भूमि में अनेक प्रकार के भूमि पाई जाती हैं, अम्लीय, क्षारीय, अनेक प्रकार के भूमियों के बारे में हम वर्णन करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उसे प्लीज़ देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।